हम सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं? हम गूगल पे जाते हैं, लिखते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग, और जो हमें सबसे ऊपर मिलता है हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही गलती 2018, 2019 और 2020 के बिगनिंग तक लोगों ने एक्सिस म्यूचुअल फंड में किया। वो उस समय टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होते थे, और जिन लोगों ने उस समय लिया होगा आज वो रो रहे हैं। उसी तरह 2021-22 में लोगों ने क्वांट म्यूचुअल फंड लिया। क्वांट 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 नाम से आता था, बहुत लोगों ने बेस्ट परफॉर्मिंग डालते, गूगल पे वही आता, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लोगों ने वो लिया। आज के टाइम पे फिर लोग गलती कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल एंड ऑल ले रहे हैं। ठीक, करिए गलती। आपको बार बार बताता हूं, पास्ट देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप परेशान होंगे। पास्ट को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि पास्ट में सिंपल सा कंसेप्ट है, जो चीज तेजी से दौड़ चुका है, जो रन कर रहा है, कोई दौड़ रहा है आपके साथ, जो बहुत तेजी से दौड़ा है, तो वो अब हांफने लगेगा। जो धीरे धीरे चला है वही आगे दौड़ पाएगा। अगर ये बेसिक मैराथन का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। देखिए, 42 किलोमीटर की दौड़ है। इस 42 किलोमीटर में जो पहले बहुत तेजी से दौड़ा है वो आपको आगे तो दिखाई देगा, सबसे आगे दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ चुका है। अब आप उसमें एंट्री करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ऐसा क्यों होता है, मैं उसके पीछे का लॉजिक, ये तो आपको मतलब आपको रहेगा फिलोसफी की बातें कर रहे हैं, मैं आपका लॉजिक बता रहा हूं। होता क्या है? सोचिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है? वो भी एक नौकरी करने वाला इंसान है। अगर उसने कुछ शेयर खरीदे हैं, जैसे हम भी कुछ शेयर खरीदते हैं, अब वो शेयर खरीदे हैं, वो अच्छे चल गए। अगर वो अच्छे चल गए तो बहुत ऊपर जा चुके हैं। अब जब शेयर बहुत ऊपर जा चुके हैं, जैसे आपके पीएसयू गए, डिफेंस गए, ये गए, केमिकल गए थे 2018 में, अब वो दोबारा तो और ऊपर जाएंगे नहीं। यानी अब वो शेयर, अब या तो वो चर्न आउट करे, चर्न आउट करेगा, कैसा करेगा, क्या होगा, नए सेक्टर में क्या होगा, किसी को नहीं पता। एक बार उसने जो दाव लगाया वो अच्छा हुआ, वो क्या हर बार ऐसा होगा, ये पता नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड में, आप सोचिए कि मुझे आज एक विंडो सीट नाम से एक सज्जन जी मुझे सामने दिख रहे हैं, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, लेकिन इन्होंने अपना नाम लिखा है विंडो सीट। और सपोज ये बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब कंपनियां म्यूचुअल फंड में भी तो 10, 12, 15 हैं। एक कंपनी का मालिक देखता है कि यार ये फंड मैनेजर बहुत अच्छा कर रहा है, वो उस फंड मैनेजर को वहां से उठाता है, कहता है जी हम आपको 5 करोड़ का और ऑफर देते हैं, 50 लाख का और ऑफर, जो भी उसका पैसा करे, वो उसको अपनी कंपनी में ले आता है। आपने देखा क्वांट म्यूचुअल फंड, आपने देखा मोतीलाल म्यूचुअल फंड, आपने देखा एक्सिस म्यूचुअल फंड, आपने देखा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पता ही नहीं चला आपको कि वो जो फंड मैनेजर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो आपने जब जैसे एसआईपी शुरू की, क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो इंडस्ट्री में भी तो उसकी डिमांड भी तो ज्यादा होगी ना। हर कंपनी उसको एक्स्ट्रा दे के अपने पास लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कंपनी को तो इनफ्लो से मतलब है, जितना इनफ्लो होगा उसी हिसाब से उसका रेवेन्यू बढ़ता है। तो वो पता चला कि जो लोग अच्छे थे उस कंपनी में वो तो किसी और कंपनी में चले गए, और आप उस कंपनी में रह गए क्योंकि आप उसमें इन्वेस्टर बन गए। तो प्लीज, पास्ट को देख के कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 4 दिन में मैंने 20-22 पोर्टफोलियो देखे हैं, और वो 20-22 पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड की जो सबसे बड़ी गलती देखी मैंने, वो यही गलती है कि आप लोग ये देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज ये गलती ना करें। आप म्यूचुअल फंड को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखिए। पोर्टफोलियो को देखिए, जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स को देखिए। अगर वो आपको शेयर्स समझ में नहीं आते हैं, एकदम क्लियर बता रहा हूं, अगर वो शेयर्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करें। शेयर्स आपको समझ में आते हैं तो इन्वेस्ट करें, और बिल्कुल ना वो शेयर्स आपको पता ही नहीं, नॉलेज कैसे समझ में आया ना आया, ऐसा भी हो सकता है, तो चुपचाप ईटीएफ में लगाएं, जो इंडेक्स वाले फंड होते हैं। आपको मैंने बताया, आज भी मैंने आपके ग्रुप से भेजा था, निफ्टी इतना ज्यादा नीचे आने के बाद भी पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 13% के ऊपर है।
5 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 100% है, 98 95 ऐसे कुछ था, मैंने डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है। अब अगर आपने ईटीएफ में पैसा लगा दिया होता तो आपका पैसा पिछले 1 साल में 13% बढ़ता पक्का। और ईटीएफ दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, पता है भाई, निफ्टी 50 में पैसा लगा दिया, निफ्टी 50 बढ़ रहा है, काम खत्म, इंडिया के बेस्ट 50 कंपनियां हैं, कौन सी हैं उसे आपको जानने की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो आप क्या करेंगे? आपको ईटीएफ में रहना है, नहीं तो शेयर को समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड इतना आसान नहीं है कि कोई भी बेस्ट परफॉर्मिंग देखा। दूसरी जो गलती आप लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती, मेरे पास आते हैं, सर ये क्या बोलते हैं कि हम डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं क्योंकि ब्रोकरेज हमारा 0.5% बचता है उसमें। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप या तो आपको इतनी नॉलेज है कि आप अच्छा फंड ढूंढ लेते हैं, अगर वो आपको नॉलेज नहीं है, प्लीज आप अच्छे ब्रोकर को पकड़े। एडवाइजरी का पैसा बचा के आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। गलती कहाँ होती है? आप एडवाइजर पकड़ लेते हैं, कोई भी भाई चाचा मामा नाना, वो कहता है ये फंड में लगा दो, आपने उसमें लगा दिया, लेकिन उसको खुद नहीं पता फंड कैसे होते। तो कम से कम एक अच्छा एडवाइजर ढूंढने का काम तो करो आप। एक अच्छा एडवाइजर जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज हो, म्यूचुअल फंड का नॉलेज हो, इस इस प्रोफेशन में 15 20 25 साल से हो, वो उसको अच्छे अच्छे फंड को, अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छे लोगों के पोर्टफोलियो को मैनेज करता हो, ऐसा आदमी तो देखो। अब पता चला कोई 4 साल पढ़ा हुआ, अभी बीकॉम किया हुआ लड़का, या कोई बीबीए किया हुआ लड़का, कोई एमबीए किया हुआ लड़का किसी एसबीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में कहीं जाके किसी ब्रांच मैनेजर के अंदर ज्वाइन किया, वो आपको फंड बेचने आता है, आप उससे खरीद लेते हैं, कहते हो जी उसने एडवाइजरी दी। अरे उसका अभी एक्सपीरियंस ही क्या है? जो इंसान अभी खुद 22 साल 23 साल 24 साल का है, वो अभी पढ़कर आया, अभी 2 4, आपको पता चलना चाहिए कि एक मार्केट की एक साइकिल होती है। उस जिसने एक साइकिल नहीं देखी वो आपको एडवाइजरी नहीं दे सकता। तो उस एडवाइजरी के लिए आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक अच्छा एडवाइजर आपके एरिया में होगा, पक्का होगा, आप जहां भी रहते होंगे। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, बहुत अच्छे एमफी के एडवाइजर्स हैं, बहुत अच्छे इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, और जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो बिना जाने, उसको बिना आप समझने की कोशिश ही नहीं करते, उसको बिल्कुल आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस वो आपको कुछ बोल रहा है, आप इतना अंधा ट्रस्ट कर लेते कि पूछो। तो ये गलतियां ना करें। जैसे आप अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़का ढूंढने निकलते हैं तो मेहनत करते हैं। बार बार कहता हूं मैं कि पोर्टफोलियो मैनेजर आपका कौन होना चाहिए? वो इंसान होना चाहिए, जब आपने अपनी बेटे की शादी के लिए लड़का ढूंढा, अपने बेटे के शादी के लिए लड़की ढूंढा, इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर ढूंढने के लिए। इतना मेहनत करना पड़ेगा, और हर एरिया में हैं, ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो प्लीज आप ब्रोकरेज के चक्कर में ना पड़े, अपने फंड को अच्छे से बढ़ाएं। ब्रोकरेज बचा के कोई अमीर नहीं बनता, कोई अमीर नहीं बनता। अच्छा मैनेजर अगर आपसे पैसा ले ले और आपको सही बात बता दे तो आप खुश रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं गुड़गांव एनसीआर की बात कर रहा हूँ, जहां लिखा होता है फ्री काउंसलिंग। हम लोग के पास कोई आता है, हम लोग उससे पैसे ले लेते हैं और हम उसको काउंसलिंग करके सही जगह बताने की कोशिश करते हैं। जो फ्री काउंसलिंग करता है उसका सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको पीछे से एक लिंकेज मिला है, मेरी यूनिवर्सिटी में भेजोगे तो 20,000 मिलेगा, मेरी यूनिवर्सिटी में भेजोगे तो 30,000 मिलेगा, मेरी यूनिवर्सिटी में भेजोगे तो 40,000 मिलेगा। वो आपको काउंसलिंग के नाम पे उन यूनिवर्सिटीज, उन कॉलेजेस, उन कोर्सेज के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है जहां से उसको पीछे से ब्रोकरेज मिल रहा है। तो प्लीज, आप प्लीज काउंसलर को पैसा दीजिए। आपके एरिया में देखिए बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर हैं। अब आप काउंसलर को पैसा नहीं देंगे ना, तो होगा क्या? वो काउंसलर भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है सामने वाला तो पैसा देगा नहीं, तो मुझे बैकएंड से देना है। उसे ये बात पता चल जाती है। तो आप जो आपका एडवाइजरी है ना, उससे बचाने की कोशिश न करें, आपका नुकसान ज्यादा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मेरे पास जो लोग आते हैं मैं देखता हूं, समझता हूं, जानता हूं, उसको मैंने देखा हुआ है। तो ऐसी गलतियां ना करें। मैं तो खुद काम नहीं करना चाहता, इतनी भीड़ है, मतलब लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, अच्छे एडवाइजर नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे एडवाइजर को भी खराब लोग कर देते हैं पैसा ना देके। तो ऐसी गलती ना करें, मैं आपके सलाह दे रहा हूं, आप खुश रहेंगे।
चलिए, आज हमारा जो आज का जो मेन एजेंडा है, हम जो स्टॉक्स गिर रहे हैं बहुत तेजी से, उनके सपोर्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे इनका नेक्स्ट सपोर्ट है, और क्या ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या अभी हमें बचना चाहिए इस स्टॉक के डाउनवर्ड से। नो डाउट, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो आपको ये बता दे कि इसके इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई जो मुझे 2 3 4 सालों से फॉलो करता है, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बोले, मैंने आज के 1 1.5 साल पहले ही कहा था कि मार्केट आने वाले सालों में ऐसा होगी कि जो नए नए लोग आए हैं, जिनको लगता है हम शेयर मार्केट में ही दुनिया का सबसे आसान तरीके से पैसा बनता है। मैं तो कॉलेजेस में जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं, बेटा क्या करोगे? सर कुछ नहीं, अब तो शेयर मार्केट में काम करना है। मतलब बच्चे नौकरी करने को तैयार नहीं है। बच्चे, आप कहते हो प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, मैं कहता हूँ कॉलेज में बच्चा नौकरी करने को तैयार ही नहीं है। जो अच्छा वाला है वो थोड़ा सा भी एवरेज बच्चा, मतलब पापा से 20 लाख रुपए लेके एमबीए किया, और फिर पापा से 20 लाख और मांगता है, पापा मुझे शेयर मार्केट में काम करना है। मतलब उनको इतना आसान लगता है ये काम कि ये दुनिया का सबसे आसान का। जब ऐसे सिचुएशन आ जाए, इसी को बबल कहा जाता है। और बार बार सबको पता है, ये बात सबको पता है कि जब आपका मोची, आपका दर्जी, आपका रिक्शे वाला, आपका घर में बैठा हुआ बच्चा, ये सब शेयर की बातें करने लगे, तो शेयर मार्केट का बबल होता है। बबल मतलब ये नहीं कि मार्केट डूब जाएगी, मार्केट आपको वो पैसा नहीं देगी जो आपको एक एफडी भी देता है। तो आप परेशान होके फिर क्या करेंगे? आप एफडी की तरफ शिफ्ट होंगे। फिर धीरे 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 साइकिल ठीक ठीक इसका उल्टा हो जाती है। यही होता है। और मैंने कहा था कि जो नए नए लोग आए हैं 2020 के बाद, वो जब तक इस मार्केट से निकलेंगे नहीं, तब तक ये मार्केट चलेगी नहीं। याद है किसी को? तो मैं चाहूंगा कि बोले कोई, क्या ये सही है या गलत है? और ये 1 1.5 साल पहले से बोल रहा हूं मैं, ये बात है कोई जो हो पहले की क्लास? बट यस जी सर, सर, यस जी सर। किसी जी को आपने याद है? बताया था कि हाँ, आपने जी बताया सर। था कि ऐसा होगा। और जब आसपास आसपास मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि पीपल लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, वो 6 8 महीने पहले बोलते थे। और आपने ये भी बताया था कि जब ये सब निकल जाएंगे, जो एक्स्ट्राज हैं, जब वो परेशान होके निकल जाएंगे, तब मार्केट चलना शुरू तभी होगा। चलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। तो यही होता है ये, क्योंकि हमने 5 साइकिल देख ली। आप लोग जो 2020 के बाद आए हैं वो तो पहली साइकिल में है, इसलिए नहीं पता। हमने 5 साइकिल लाइफ में देख ली है, 5 6 से 7 7 साल की साइकिल्स देख ली हमने, 10 10 साल की भी साइकिल देखी। तो हमने देखा कि हाँ मार्केट क्या हो रहा है। तो प्लीज, इससे आप डरे नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, पैसा बनेगा। इक्विटी से ज्यादा बनेगा, इक्विटी में ज्यादा बनेगा, सॉरी, गोल्ड से ज्यादा बनेगा, प्रॉपर्टी से ज्यादा बनेगा, एफडी से ज्यादा बनेगा, बनेगा इक्विटी में। इक्विटी में बने रहेंगे तो, इक्विटी में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, एग्जिट कर जाते हैं। चलिए, मैं जिस स्टॉक से आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस स्टॉक का नाम है रिलायंस। मैं जानबूझ के इसको ले रहा हूं बिकॉज मेरे पास आज बहुत क्वेरी आई है इसके ऊपर। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं एडवाइजर नहीं हूँ, मैं केवल पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप इसको सीखेंगे और अपनी लर्निंग इस तरह की दूसरे स्टॉक्स पर लगाएंगे, और देखेंगे आपको लेवल्स पकड़ना है। लेवल्स पकड़ पाते हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे, नहीं पकड़ पाते तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पास्ट में, पहले मैं इंडिकेटर हटा देता हूं, कि कभी भी जब पास्ट के रेसिस्टेंस जो सपोर्ट बनते हैं, वो बहुत अच्छे सपोर्ट होते हैं। तो अगर मैं पास्ट के रेसिस्टेंस को पकड़ने की कोशिश करूं, तो कुछ यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट इसका था, जो ये टूट गया एक बार देखे। उसके बाद नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस इसका कहीं बन रहा था, वो कुछ यहाँ पे बन रहा है। कैसे पकड़ा मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये स्टॉक यहाँ गया था, और इसने यहाँ पे एक, करीब करीब यहाँ पे एक, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे एक, बार बार ये इस पॉइंट्स पे रुका हुआ है, पास्ट में रुका हुआ है। और यहाँ पे इसने वहीं पे सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया था, उसी पॉइंट पे यहाँ पे करीब सपोर्ट लिया था, और दोबारा इसी पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, मैं फिर बता रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग एंड आई मे बी 100% रॉन्ग।
मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। इसका जो दूसरा सपोर्ट, अब इसके बाद अगर कोई सपोर्ट बनता है जिसे अच्छा सपोर्ट कहेंगे, तो वो कुछ इस लेवल के आसपास बनेगा। जो ये जो लेवल है, ये एक और अच्छा सपोर्ट इसका बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे बार बार, एक बार यहाँ, मैं ध्यान से देखिए, यहाँ, फिर इसी के पास यहाँ, फिर ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका है, वो कुछ 1123 रुपए के आसपास है। उससे भी नीचे जाता है तो फिर इसका सपोर्ट यहाँ कहीं जाके बनेगा, जो 1021 पे है। ये डिफरेंट सपोर्ट्स आ रही हैं जो है। आज के टाइम पे ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। क्या इसको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, मुझे नहीं पता। क्या ये एक अच्छा स्टॉक है? ये दुनिया में सबको पता है रिलायंस क्या है, क्या करती है, कितनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्या रिलायंस में पैसा डूब सकता है? अगर मुझसे कहीं पूछे तो मैं तो नहीं कहूंगा कि कभी पैसा डूब सकता है। अगर रिलायंस में कभी पैसा डूब सकता है तो फिर तो कहीं पैसा नीचे, शेयर का नीचे जाने का मतलब कहीं से भी पैसा डूबना नहीं होता। बार बार मैंने आपको बताया कि स्टॉक प्राइस को नीचे जाने का मतलब फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, उसे डूबना नहीं कहा जाता। आज नीचे गया है, कल ऊपर गया है, वो हो सकता है, लेकिन डूबना नहीं कहा जाता। तो आप इस तरह से सपोर्ट्स को देखने की कोशिश करें, अच्छा है। अब बात करते हैं कि अगर ये इसी सपोर्ट के आसपास रहता है तो इसके टारगेट क्या बनते हैं, किस टारगेट पे ये जा सकता है, कहाँ पे इसका हमें एक नेक्स्ट टारगेट दिखाई देता है यहां से। तो सबसे जो पहला टारगेट जिसके लिए हम कभी भी ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उसे कहते हैं लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई एक बहुत ही अच्छा टारगेट बनता है, खासकर इस तरह के स्टॉक्स में। जो यहां से अगर मैं देखूं तो करीब करीब, करीब करीब 30% ऊपर है, करीब करीब 30% ऊपर है। यानी 30% की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस तरह के स्टॉक में आपको दिख रही है। क्या मेरे पास है? हो सकता है। क्या मैं अपने पास रखे हुए को कल बेच दूंगा? एकदम हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं केवल पढ़ा रहा हूं, मेरा इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मेरे आपके 10 शेयर खरीदने या बेचने से इसके इसके प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी इस हमारे इस डिस्कशन से आप इस पे वो नहीं होंगे। आपको सीखना है, इस तरह को जानना है, समझना है, और इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली करना है। मेरा काम है आपको सपोर्ट्स को बताना और टारगेट्स को डिफाइन करना। मैं उस पे जा रहा हूँ। मैं 2 3 4 स्टॉक अपनी तरफ से लूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से भी लूंगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं केवल उसमें सपोर्ट और टारगेट्स को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मेरा सपोर्ट नियरेस्ट लूंगा आज मैं, और टारगेट हम लाइफ टाइम हाई को पकड़ेंगे आज के टाइम पे, ठीक है। अनलेस अनटिल वो इमोशनल हाई ना बनाया हो। इमोशनल हाई क्या बनता है, कैसे बनता है, हमने कई बार पढ़ा है, और कैसे स्टॉक में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये लाइफ टाइम हाई एक इमोशनल हाई है। इसको हम लाइफ टाइम हाई नहीं मानते। एक्चुअल लाइफ टाइम हाई क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक और स्टॉक ले रहा हूं मैं आपको जानने के लिए, वो है आपका एक्सिस बैंक। अगेन मैं इस स्टॉक को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और वो कर देता हूं, सो दैट कि आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आ रहा है। वो सपोर्ट जो मुझे समझ में आता है वो कुछ यहाँ कहीं बनता है, यहाँ कहीं। यानी आज के प्राइस से, आज का जो प्राइस है, यहाँ से करीब 30 35 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। एकदम बॉटम पे तो हम कभी भी स्टॉक नहीं पकड़ सकते, ठीक है। कुछ लोग यहाँ कहेंगे थोड़ा सा, कोई लोग मैंने जो इसको लिया है ये 40 लिया है, कुछ लोग ये नीचे वाला ये जो आ रहा है इसको पकड़ के इसको 30 भी कर सकते हैं। ऐसा होता है, ठीक है, ये अपनी अपनी थॉट है। मेरे हिसाब से अगर कोई रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बनाता है वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट का रेजिस्टेंस अगर कोई सपोर्ट बनता है तो ज्यादा अच्छा सपोर्ट होता है एज कंपेयर टू पास्ट का सपोर्ट अगर सपोर्ट बनता है। एक होता है पास्ट में कई बार शेयर वहां जाके रुका, एक होता है पास्ट में कई बार वहां जाके ऊपर जाते हुए रुका था, तो वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट बनता है। तो ये रेसिस्टेंस लेवल से मैंने लिया है। अब यहां से अगर इसकी
जो टारगेट बन के आता है वो कहाँ तक जा सकता है अगर ये यहाँ पे आता है तो। आज मैं पहले आज के प्राइस से ले लेता हूँ, फिर 2 4 5 रुपए उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर वो सपोर्ट तक जाता है, हो सकता है मंडे को यहीं से टर्न ले ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। लेकिन अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये करीब करीब आपको 24 से 25% का एक बहुत अच्छा टारगेट इसके अंदर है। इस तरह के टारगेट्स को अचीव करने में कितना समय लगता है, ये भी आप बात आती है। इस तरह के टारगेट्स को अचीव करने में कितना समय लगता है, मैं बता रहा हूँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, मैंने देखा है, वो 1 साल से ज्यादा नहीं लगता एवरेज। जब मैं 1 साल से ज्यादा एवरेज कहता हूँ, जब भी कोई रूल हम फॉलो करते हैं तो पोर्टफोलियो पे करते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, कई बार मैंने बताया आपको, फिर रिपीट कर रहा हूं। जब मैंने कहा एवरेज 1 साल लगता है, इसका मतलब अगर आपने 20 स्टॉक खरीदा होगा तो किसी स्टॉक में ये 2 महीने में आ जाएगा, किसी में 3 महीने में आ जाएगा, किसी में 6 महीने में आ जाएगा, किसी में 1 साल में आ जाएगा, किसी में 1.5 साल में आ जाएगा, किसी में 2 साल में आ जाएगा। करते हुए आपके टोटल जो टारगेट अचीव है वो 1 साल का एवरेज रखता है। तो अगर एवरेज 1 साल का लगता है और 24% है, तो यानी 1 साल में 24% का आपका पोर्टफोलियो का गेन हो जाएगा, अगर इसी तरह के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आए तो। क्या आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, मुझे नहीं पता। क्या मेरे पास है, मुझे नहीं पता। क्या मेरे पास है तो मैं कल बेच दूंगा, मुझे नहीं पता। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि कैसे हम स्टॉक्स पे हम सपोर्ट्स निकालते हैं चार्ट्स पे। मैं एक और स्टॉक ले रहा हूं, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत क्वेरी आई है आज मेरे पास, बहुत लोगों, जो लोग मुझे जानते हैं और सबको पता है कि सर जो है वो टिप्स नहीं देंगे, लेकिन फिर भी क्वेरी आई। क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट है? मुझे लगता है कि एशियन पेंट का इससे अच्छा सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर ये इसको तोड़ता है, अगर ये इसको तोड़ता है, नो डाउट, मेरे पास, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट इसका यहाँ पे था। यहाँ पे इससे थोड़ा सा नीचे लाइन में, हाँ ऊपर है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे था, लेकिन इसने इसको तोड़ दिया। तो हो सकता है भाई, इसकी मर्जी है, इसका अपना अपना चलना है। देखो, ये पास्ट का एक रेसिस्टेंस था, पास्ट के रेसिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया था, तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट ये बना था। लेकिन गैप के साथ ये सपोर्ट टूट गया, गैप के साथ ये टूटा था। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट आया वो ये आया, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट मेरी कैलकुलेशन से हिसाब से होता है। इस तरह के स्टॉक में मैं आज आपको फिर बताऊंगा, वैसे मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं क्या करता हूं, कि ये स्टॉक पिछले 4 साल से इसी प्राइस के आसपास है। लोगों के पास पोर्टफोलियो में देख रहा हूं और बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप पैसा इसमें नहीं कमा पाते, पता नहीं क्यों। हमेशा कहता हूं कि आपको नए स्टॉक्स नहीं ढूंढने हैं, प्लीज नए स्टॉक के चक्कर में ना पड़ें। आपके पास अगर एशियन पेंट है, तो आप सपोज आपको लगता है कि मुझे एशियन पेंट अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए रखना है, तभी अच्छे स्टॉक तो आदमी ऐसे ढूंढता है। अब अगर आपके पास 10 20 25 एशियन पेंट है, ऐसे लेवलों पे आपको 5 7 10 और खरीद लेने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या बजट है। सपोज मेरे पास 100 पे एशियन पेंट है, इस लेवल के आसपास मैं क्या करूंगा, 20 25 और खरीदूंगा। जब मैं 20 25 और खरीदूंगा, अब अगर ये यहां से ऊपर टर्न लेगा, जब ये ऊपर टर्न लेगा, तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो एशियन पेंट रखना है, मुझे तो बेचना है नहीं। लेकिन जो 20 25 है वो मैंने लेवल पे खरीदा है कि यार बहुत नीचे आ गया, अभी बहुत नीचे आ गया, तो वो 20 25 को मैं डिपेंडिंग अपॉन 5 10% 15% ऊपर, कभी 10 बेच दिया, कभी 5 बेच दिया, कभी 10 बेच दिया, ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ बेचना शुरू करूंगा। अब फिर हो सकता है ये ऊपर निकल जाए, तो मेरे जो पहले के पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं। और अगर हो सकता है फिर नीचे आ जाए, जैसे यहाँ पे भी नीचे दोबारा आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, अगर ये दोबारा ऐसा करता है तो मैं फिर खरीद लूंगा, मैं फिर खरीद लूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से एशियन पेंट में ऐसा ही कर रहा हूं मैं, पिछले 3 साल से। आपको दिखा देता हूँ, एक और स्टॉक है HDFC। HDFC मेरे पास पिछले 10 साल से पड़ा है, लेकिन मैं पिछले 3 साल से इसमें मैं हर बार एक लेवल पे आके बाइंग करता हूँ और एक लेवल पे आके कहीं सेलिंग कर देता हूँ। ठीक है, वो ऊपर आया था जी, कुछ लोगों को पता होगा, एक दिन लाइव क्लास में जाके भी, लाइव क्लास उस दिन ऐसा अचानक, क्योंकि वो इमोशनल हाई बनाया था उस दिन, उसने इमोशनल हाई कुछ हुआ था स्टॉक में, और ये इमोशनल, तो मैंने 10 बजे लाइव क्लास में जाके कहा था ये एक इमोशनल हाई है, एग्जिट का। अच्छा, एग्जिट कर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ले लिए। अब मान लो मेरे पास 500 है, मैंने 20 25 30 40 और ले लिए। फिर ऊपर थोड़ा सा गया, 40 लिए थे, 20 बेच दिए, और ऊपर गया 20 और बेच दिए।
पड़े हुए जी। फिर और ऊपर चला गया, दुख हुआ कि क्यों बेच दिया, ऐसा होगा। फिर नीचे आया, नीचे आया तो 10-20 और ले लिए। ऊपर गया फिर बेच दिए, और फिर नीचे आ गया फिर ले लिए, ऊपर गया। अब ऊपर गया, आपने बेच दिए, आपने मान लो 100 रखे थे, 100 में से आपने 20 बेच दिए। और ऊपर जाएगा, आपको दुख होगा क्यों बेच दिए, होगा पक्का। लेकिन आप अपने दुखों से अगर दुखी होंगे तो स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपने देखा कि हाँ जी, मैंने स्टॉक, अब ये ऊपर से, अब ये मैं यहाँ कोई बाइंग लेवल नहीं है। हाँ, इसका बाइंग लेवल कहाँ आएगा, अगर ये स्टॉक फिर ये इसी रेंज में कहीं आता है, अब मान लीजिए यहाँ से तोड़ देता है, तोड़ के इधर कहीं आता है, फिर हो सकता है ये यहाँ कुछ आए। तो अगर नीचे आता है, ऊपर हम बेच चुके हैं थोड़े से जो एक्स्ट्रा थे, अब फिर कहीं नीचे आएगा, देखेंगे, ले लेंगे, लेवल डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, किसी लेवल पे 25-25-30 ले लेंगे, फिर ऊपर कहीं जाएगा, बेच। तो आपको लेवल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या होता है, जो गलती सबसे बड़ी कर रहे हैं मैं देखता हूं, जब स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो आपके अंदर लालच आ जाती है, ये तो ऊपर जा रहा, भी नहीं बेचेंगे, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और फिर वो नीचे आ जाता है, और फिर लगता है यार वहां नहीं बेचा, वहां नहीं बेचा। फिर उसी तरह नीचे आने लगता है, तो नीचे आने लगता है तो आप नहीं खरीदते, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, और नीचे आएगा तब खरीदेंगे, और नीचे आएगा, फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर कहते हैं अरे वहां नहीं खरीदा। अब इसका तो कोई, आपको अपना लेवल से डिफाइन करना, मैं बार बार कहता हूं, चार्ट्स बना के रखें, चार्ट्स में अपने लेवल डिफाइन करके रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आपने अच्छे स्टॉक खरीद लिए, रख लिए, काम खत्म। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्लीज 3-4-5-6 गलतियां जो बार बार कर रहे हैं, मैं उसको रिपीट करता हूं, मैं लोगों के पोर्टफोलियो देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आया, आज एक मैडम आई थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, और लगभग मैं उनको 4 साल से देख रहा हूँ कि वो चैनल पे आती हैं, देखते हूँ मैं। मैंने कहा कि आप मुझे वो लिस्ट दे दीजिए जो आपने अपने 100-150 स्टॉक की लिस्ट बनाई है, कि जिसमें आप ट्रेड करते हैं या जिसको आप देखते हैं। है ही नहीं। पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है जी, 52 या 53 कुछ ऐसे स्टॉक थे। कब खरीदे सर, कभी आपने ये बोला, कभी ये डिस्कस किया, कभी टीवी पे देखा, कभी ये देखा। ऐसे नहीं होता। पहले आपको अपना एक पूल बनाना है, ये 50 स्टॉक है, ये 100 स्टॉक है, ये 200 स्टॉक है, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट का सोच सकता हूं। फिर उस 100-200 में से वो 10-12-15 स्टॉक हैं जो आपको सही लगेगा तो आप उसे खरीदेंगे। फिर जब वो और नीचे आएगा तो उन्हीं की कुछ क्वांटिटी और बढ़ाएंगे, या जो आपने 15 खरीदा, 16वां नंबर, 17वां नंबर कभी ऐड करेंगे, कभी कोई जो पहले से खरीदा था उसको बेचेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आपका ये प्रिंसिपल्स रेडी नहीं है तो फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये सिचुएशन है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे, तो चुपचाप ईटीएफ पे पैसा लगा दीजिए, 12-13% का रिटर्न मिलता है। एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। हो सकता है इस साल 5 ही मिले, अगले साल 15 मिल जाए, उसके अगले साल 20 मिल जाए, उसके अगले साल 2 ही मिले। लेकिन 10 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो एवरेज 11-12-13% का सीएजीआर मिलता है, और वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्टॉक से 10-12% का सीएजीआर नहीं बना पा रहे तो आप गलती कर रहे हैं, प्री स्टॉक के चक्कर में ना पड़ें, और आप चुपचाप ईटीएफ में पैसा लगाएं, आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। एक स्टॉक मैं अपनी तरफ से और लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ से 1-2 स्टॉक लूंगा। लेकिन प्लीज, मैं जब आपकी तरफ से स्टॉक लूंगा तो मेरा सिंपल सा रीजन है, मैं खरीदने या बेचने के लिए नहीं, केवल मैं लाइव आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता कि मैं, एक और स्टॉक मैं बता रहा हूँ आपको, जो है डाबर। डाबर को फिर देखेंगे, अब किसी को अगर स्टॉक खराब लगता है तो मैं कुछ नहीं जानता। अगेन, अगर आप लेवल देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कितने अच्छे, सब देखिए, अगर आपको चार्ट देखना आता है ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, ये स्टॉक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, बहुत अच्छे। फिर आपको दिखाई देगा कि हाँ यार, इसका एक लेवल यहाँ, अगर आपको चार्ट देखना आता है, सीख गए हैं, तो एक लेवल ये हो सकता है, और दूसरा लेवल इसका लाइफ टाइम हाई का जो है यहाँ कहीं हो सकता है। अगर ये यहाँ से चलेगा, हो सकता है कि आपने इसमें से मान लो 25 स्टॉक यहाँ पे आज खरीद लेते, हो सकता है जब ये स्टॉक यहाँ से इधर कहीं जाए, 25 में से 10-12-15 बेच दिए जी। हो सकता है नीचे आ जाएगा, तो जो बेचे हैं वो और खरीद लिया जी। नहीं जी, आपने बेच दिए थे लेकिन ये ऊपर चला गया, यहाँ जाके आपने खरीद लिए, वहां पे फिर बेच दिए आपने जो बचे हुए थे। तो आपको लेवल्स जरूर डिफाइन करने पड़ेंगे कि हाँ जी, ये एक बेस है। हो सकता है अभी ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ खरीद लिए, लेकिन स्टॉक जो है वो अगला थोड़ा सा और नीचे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी यहाँ से और नीचे चला, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मार्केट गिरेगी तो ये भी गिरेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं गिरेगा। तो एक लेवल और नीचे आ सकता है, आ सकता है, अगर पैसे होंगे तो खरीदेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे।
ऐसा तो है नहीं कि हमेशा पैसे ही रहते ही है। तो आप लेकिन लेवल्स आप अपने स्टॉक्स का बना के रखें कि हाँ किस लेवल पे आपको खरीदना। अब जब मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक बार बार यहाँ पे इसने पास्ट में रेसिस्टेंस बनाया था, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ तो आसानी रहेगी, अदरवाइज बहुत सारे वो है। अगर मुझे दिख रहा है कि ये पास्ट में इस लेवल पे कहीं जाके इसने एक रेसिस्टेंस बनाया था, और मैंने पढ़ा हुआ है कि जो पास्ट का रेसिस्टेंस होता है, पास्ट का रेसिस्टेंस होता है ये देखिए इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास ये रेसिस्टेंस के लेवल है। ये जब सपोर्ट बनेंगे तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट बनते हैं। जब पास्ट का रेसिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, अब हमने पढ़ा हुआ है तो ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ 2 4 5 रुपए ऊपर नीचे, 2 4 5 मतलब परसेंटेज के टर्म में 1 8% ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो पैनिक लो, उस दिन कुछ हुआ मार्केट में, हो सकता है थोड़ा सा नीचे और आगे एक दिन के लिए, वो उस दिन का जो मार्केट सिचुएशन है उसको फ्लक्चुएट करता है। अब ये एक सपोर्ट है जी। अब ये सपोर्ट अगर आपके दिमाग में है तो जब भी मुझे पता है कि 500 के आसपास अगर ये जा रहा है तो ये अपने सपोर्ट पे जाएगा, मुझे पता है ऐसे, मुझे याद होना चाहिए। अगर क्योंकि आप 500 स्टॉक की बात करते हैं इसलिए आपको कुछ याद नहीं रहता। अगर आप कोई 15 20 स्टॉक को दिमाग में रखे, 25 स्टॉक को दिमाग में रखे, 50 स्टॉक को दिमाग में रखे, उसी को बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा मुझे पता है कि वैभव ग्लोबल होगा तो 300 के आसपास उसका कहीं सपोर्ट है, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है। और ये आपको याद, आपको भी याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 25 स्टॉक 30 स्टॉक को ढूंढेंगे तो आपको याद रहेगा। और जब भी आप मतलब इतने स्टॉक ले लेंगे कि हाँ जी आपको पता ही नहीं है तो आप कब स्टॉक खरीदना है, कब बेचना है, किस पे जाना है, किस पे नहीं जाना है, आपको बातें नहीं समझ में आएगी आपको। अदरवाइज आपको इसका सपोर्ट नहीं समझ में आएगा। मुझे सपोर्ट समझ में आता है, मुझे याद रहता है। अगर मुझे देखना है, मुझे जियो जो है, हाँ जी क्या वो अपने सपोर्ट पे घूम रहा है, हाँ जी बहुत अच्छे सपोर्ट पे मुझे जियो घूम रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ जी जियो का ये सपोर्ट है, मुझे याद है। मैंने इसी लेवल पे खरीदता हूँ, इसी लेवल पे ऐसे के हिसाब से रखता हूँ, तो मुझे दिखता है कि हाँ जी सपोर्ट है। अभी कुछ दिन पहले कोई कहता सर आपने जियो कहा था, अब जियो ऊपर निकल गया, आप क्या करें? फिर आ गया जी। खरीदो जिसको खरीदना है, जिसको नहीं खरीदना नहीं खरीदो, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रहेंगे तभी आप उसमें रिसर्च कर पाएंगे, तभी आप उसके फंडामेंटल रिसर्च कर पाएंगे, कंपनी के बारे में पढ़ पाएंगे, और तभी आप उसमें पैसा बना पाएंगे। जब भी अगर आपके पास 50 शेयर 100 शेयर पोर्टफोलियो में होने लगेंगे, 60 शेयर, तो आपको कभी दिक्कत ही दिक्कत होगी, आप उसमें पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आपके पास 15 शेयर है तो उस शेयर का सपोर्ट पता है, मुझे पता है कि हाँ जी नेस्ले क्या कर रहा है, मेरे को बुला रहा है कि हाँ जी मैं फिर आ रहा हूँ, देखिए त्रिपाठी जी मैं आ गया हूँ अपने लेवल पे, मुझे याद है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में लिमिटेड शेयर्स है, मुझे याद है उनका उनका कहते हैं ना सपोर्ट लेवल याद है, तो मैं उसमें चला जाऊंगा। क्योंकि मुझे अपने शेयर्स कम रखे हुए, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स नहीं रखे हुए हैं। वो बात अलग है कि मैं थोड़े कम अच्छे स्टॉक रखता हूं, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप भी वही रखें, आपका जो मन करे वो रखें, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेडिंग नहीं होती, बिना स्ट्रेटेजी के इन्वेस्टिंग नहीं होती। अगर आप कुछ भी सुन के स्टॉक खरीदते रहेंगे, आज ही मैं किसी से बताया था, कहते सर वो टीवी में वो रीतानंद पता नहीं रत्नानंद पावर खरीदने को बोला था, मैंने रत्नानंद पावर खरीद लिया, अब रत्नानंद पावर 17 रुपए से 13 रुपए हो गया। मैंने कहा क्या करती है, कहाँ, किसने कहा था? वो टीवी पे बता रहा था एक दिन। ठीक है जी खरीद लिया, अच्छी बात है। वो बेचने वाले ने क्या किया, किसने किया, आपने उसका क्या रिसर्च किया, वो आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पैसे तो आपके हैं, आपको आपको पैसे बनाने हैं या नहीं बनाने हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि 1 2 स्टॉक आप अपनी तरफ से लें, प्लीज हैंड रेज करके अच्छे से बोलेंगे तो अच्छा मुझे लगेगा। सब हाँ हाँ करेंगे तो शायद किसी की बात समझ में ना आए। कोई भी स्टॉक आप बोलें तो मैं उसमें आपको सपोर्ट और उसके टारगेट, अब जैसे किसी को जियो है, अब जियो का एक टारगेट तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हाँ जी यहाँ से आप जो है आराम से एक एक ये जो टारगेट है, ये टारगेट करीब करीब 20 22% का टारगेट, शायद मार्केट के टर्न लेते ही ये टारगेट आपको मिल जाए शायद। प्लीज नहीं खरीदना, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी मजबूरी है कि कुछ बताने के लिए मुझे चार्ट दिखाना पड़ता है, स्टॉक का नाम लेना पड़ता है। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता जो वहाँ पे स्टॉक ना होता XYZ लिखा होता तो मैं वो ले लेता, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से भी, सेबी से भी, और सब जगह से, क्योंकि मेरे को सिखाना है, लाइव दिखाना है, और इसलिए मेरी ये मजबूरी है। कुलजीत कौर जी आपका क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सर पेज इंडस्ट्री है 49,000 पर जा चुका है। पता नहीं तो 35,000 33,000 पे किसी को समझ, 33,000 पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये, अगर आपको याद हो तो। याद है?
हाँ जी सर, हाँ जी। याद है? दुख हो रहा नहीं खरीदने का, या खरीद लिया इस बार का दुख है, क्या है पहले खुशी हो क्वेश्चन? रही है सर, खुशी हो रही है कि आपने खरीदवाया था हमको। अच्छा, मैंने खरीदवाया था? मैंने कुछ नहीं करवाया था। मैं प्लीज, मैं किसी को कोई स्टॉक नहीं खरीदवाता हूँ। मैं, मेरा खरीदवाना काम नहीं है। मैंने आपको आपने समझाया था, हाँ, मैं ये आपने समझा। समझाया था। हाँ, मेरा काम है, तो ये अच्छा स्टॉक है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो में है। और ये, मैं स्टॉक नहीं बेचने वाला, मैं अभी नहीं बेचूंगा। हाँ, इसमें से कुछ मैंने 49,000 के आसपास, कुछ मैंने कुछ दिन पहले बेचा था, जब पिछली बार ये यहाँ आया था, जो मैंने वो बेचे थे, जो मैंने एक्स्ट्रा लिए थे। फिर मैं बता रहा हूँ कि जब स्टॉक कोई बहुत नीचे आ जाता है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा खरीद लेता हूँ, केवल ट्रेडिंग पर्पज से। तो उनको मैंने बेचा था। तो ये, लेकिन अब यहाँ पर मेरे को मेरा, रुकिए जरा, मेरे पास यहाँ पे बहुत ही प्यारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो स्टडी है, इसके हिसाब से ये मुझे एक अच्छा रिटर्न देने की तो कोशिश करेगा। ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और ये एक और शोल्डर है। ठीक है, ये इनवर्स हेड शोल्डर है, जिसका टारगेट बहुत बड़ा है। और मैं इसका एवरेज डेप्थ देखता हूँ, तो यहाँ से करीब करीब 27-28% ऊपर दिखता है। प्लीज़, बहुत महंगा शेयर है, प्लीज़ खरीदिएगा नहीं। आप लोग नए नए इन्वेस्टर हैं, नीचे जाएगा 1,000-1,500 रुपये, आप परेशान होकर बेच देंगे, ऐसी गलती नहीं करना है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ से जिस प्राइस पे ये है, यहाँ से करीब करीब 10,346 रुपये और ऊपर जाने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 10,000 मतलब आज अगर ये 48,000 है, तो कुछ 58-59 हज़ार का टारगेट मुझे दिखता है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो नहीं बेच रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और प्लीज, जब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बेच रहा, तो प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कल नहीं खरीदेंगे। हो सकता है कल मेरे को रात को कोई न्यूज आ जाए और मैं रात को बेच दूं, और आप फंसे रह जाएं, इसलिए किसी का सुन के नहीं खरीदते। ठीक है कुलजीत जी, आई होप मैं आपको बता पाया। थैंक यू सर, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। अंडरस्टूड। थैंक यू अंडरस्टूड। भावना जी, आपका क्वेश्चन। थिंक सर, गुड इवनिंग। सब मुझे, मेरे दो क्वेश्चंस है, एक ये, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है और एक आपने जैसे स्टॉक बोला, जो भी स्टॉक। सर एक आप मुझे एबिटा, मतलब मैंने बहुत सुना अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेशन amortization, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है देखते समय किसी भी शेयर को? देखिए, अगर आप वो कहते हैं ना, जब ये देखना हो कि हाँ क्या किताब में फेर बदल करके, कई बार क्या होता है, आप तो आई होप बिजनेस स्टडी अकाउंट से पढ़ाते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है कुछ। तो कई बार हमें जो प्रॉफिट दिखाया जाता है और जो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है कंपनी का, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब आपको ऐसी कोई न्यूज मिले, या आपको आपका परसेप्शन ऐसा कोई कहे कि ये कंपनी ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉफिट दिखा रही है वो सही प्रॉफिट नहीं है, खासकर वो कंपनियां जो आईपीओ लेके आई होती हैं, तो वहां पे जरूर आपको एबिटा देखना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि जब हमें आईपीओ लाना होता है, तो हम अपने बुक्स को थोड़ा अच्छा करके दिखाते हैं, ताकि ज्यादा इन्वेस्टर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो जब भी आपको कंपनी की अकाउंटिंग पे शक हो, कभी भी, तो आपको उस केस में नेट प्रॉफिट ना देख के आप एबिटा को देखिए, तो आपको सही रिजल्ट मिलता है। बिकॉज एबिटा में चेंज करना ना आसान नहीं है। हाँ, बाकी नेट प्रॉफिट में चेंज हम प्रोविजंस वगैरह, डिप्रिसिएशन वगैरह इधर उधर करके हम कर देते हैं। ठीक है। यानी सर एबिटा ज्यादा होगा तो अच्छा, अच्छा है, इट्स अ गुड हाँ, एबिटा इंडिकेटर। मतलब एक तरह से प्रॉफिट ही है, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन इसके अच्छा बाद है। ठीक है। सर, ग्लैंड फार्मा अगर आप एक बार देख लो। ग्रैंड फार्मा, ओके। ग्रैंड फार्मा बहुत ही अच्छा शेयर है, और फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। अगर किसी को पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ प्लीज। नो रिकमेंडेशन, क्यों अच्छा शेयर है देखना है तो ऐसे देखिए। आप इसका आरओई देखिए, आप इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, अभी केवल 30,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आपको देखना है तो और दो तीन चार चीज़ें दिखाया था मैं आपको। अगर आप इसकी सेल्स की ग्रोथ देखें, तो आपको 2,600 करोड़ से आपकी 5,800 करीब करीब डबल हो गई, ये पिछले 4 सालों में। ठीक है, 4 सालों में कंपनी का सेल्स डबल हो गया। कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें वो चीज़ नहीं आया है जो आना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग में है या किस में है, वो देखने की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखता हूँ मैं, तो करीब करीब
20-25% ही बढ़ा है 3-4 सालों में, तो इसीलिए आपको नीचे मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकल पे। फंडामेंटली अभी बुक्स में बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए कंपनी आपको नीचे दिख रही है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या है इस कंपनी का, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। जिसके लिए आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये सपोर्ट पे है या इसका सपोर्ट क्या है। तो ये अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे कंपनी इस समय है। और अगर इसके बाद कोई सपोर्ट जिसे हम कहेंगे कि अच्छा, एक तो ये पास में ये छोटा सा, लेकिन अदरवाइज फिर इसको जो आपको कंपनी है वो यहाँ कहीं जाके फिर एक और सपोर्ट रहेगी, यानी यहाँ से नीचे, बहुत नीचे है वो, ठीक है। तो उतनी नीचे की अभी हम संभावना नहीं करते। और इतना नीचे का मतलब ये हो सकता है, अगर यहाँ से अगर एक बार गिरे ज्यादा तो ये यहाँ तक जा सकती है, यानी 1253 इससे। लेकिन इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छा स्कोप है। तो देखना पड़ेगा कि आपको बाकी क्या है, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कैसे है, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। क्योंकि होता क्या है, खरीदने से पहले हर कोई शेयर खरीदता है 10 साल के लिए, लेकिन खरीदने के बाद 10 दिन के बाद भी उसका हाथ पैर फूलने लगता है। समस्या हमारी देश की यही है। जो भी है, खरीदने से पहले 10 साल के लिए तो सोचता है बस अगले 10 साल के लिए इसको हम खरीदेंगे, लेकिन जहां वो शेयर 100 रुपये नीचे गया, वो उसके बाद तो ठीक है। सॉरी, मैं क्वेश्चन हुआ सौरभ जी आपका। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्लीज। सर आदित्य बिरला कैपिटल से, एबी कैपिटल। बिरला कैपिटल दिख रहा है कहीं आपको? ये सर देखिए, ऊपर है सर, हाँ जी हाँ जी, एबी यही है। कैपिटल। फिर ये लगभग लगभग ये कंपनी भी देखेंगे तो आपको अपने अच्छे सपोर्ट पे दिखाई देगी। क्योंकि एक्चुअल में ये देखिए, ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये जो पास्ट के रेसिस्टेंस थे, यहाँ पे भी एक इसका सपोर्ट था, लेकिन उसको वो तोड़ दिया उसने। अभी ये फिलहाल इस सपोर्ट लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। और मैं मान के चलता हूँ, एक बार मैं इसका वीकली चार्ट लगाना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकली चार्ट कुछ और क्या है, ठीक है। वीकली चार्ट, ठीक है। अभी बहुत अच्छे ही सपोर्ट पे है ये मेरे समझ से। अगर इसके बाद नीचे आता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा। ये जो ये है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये बनेगा। ये सपोर्ट्स को ध्यान से देखिए। मैं बार बार जो पास के रेसिस्टेंस है मैं उसको पकड़ रहा हूँ, पास के रेसिस्टेंस को पकड़ रहा हूँ। तो आप देखेंगे एक बार ये रेसिस्टेंस था, ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट आया, फिर यहीं पे यहाँ पे भी आया है। तो ये वाली लाइन जो मैंने बनाई है, ये वाली लाइन देखेंगे तो आपका ये यहाँ से नीचे ये इस सपोर्ट को पकड़ा है क्योंकि ये रेसिस्टेंस था, ठीक है। तो आज ये यस सर। 186 पे है, हो सकता है ये 173 या हो सकता है 158, ये लेवल्स है। लेकिन ऊपर के क्या लेवल्स हैं जो टारगेट हो सकता है इसका। आई एम अगेन, टारगेट जो मैं निकाल रहा हूँ वो केवल और केवल लाइफ टाइम हाई के कंसेप्ट पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ से करीब करीब 25% का ये है। ये कंपनियां जो हैं, जो अभी आप लोगों ने पूछ रहे हैं, ये सारे के सारे मार्केट के साथ नीचे आई हैं। कंपनियों में कुछ नहीं है, रबर आप देखेंगे इन कंपनियों में उतना ही टारगेट है जो टारगेट आपको मार्केट में दिख रहा होगा एज ए होल। तो वही टारगेट होगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। हमारे कोई ऐसा नया नाम देखूं तो मैं उसको कोशिश करता हूँ। विक्रांत गुप्ता जी। सर टीसीएस। टीसीएस, टीसीएस तो बहुत अच्छा है। इसने तो इस फॉल में अपने आप को बहुत, आज जो भी हुआ उससे आप घबराएं ना। इस फॉल में टीसीएस ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। तो इस तरह के शेयर्स में आप देखेंगे जितनी हर कंपनी गिरी है, टीसीएस में कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज का 1-2% का फॉल है इतना, तो जब मार्केट पूरा गिर रही है, यूएस से न्यूज आ रही है तो वो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं है, जब तक कि ये एक लाइन बनी हुई है 39999, देखिएगा ध्यान से, ये बना हुआ है मेरे इसमें, मतलब 4000 का लेवल ये नहीं तोड़ता तब तक ये स्टॉक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ऊपर नीचे करेगी तो करेगा। जसवीर जी आपका क्वेश्चन प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बार यूनियन बैंक को देखेंगे? यूनियन बैंक, हाँ जी। यहाँ कैसे पहुंच गए सर आप यूनियन बैंक तक?
है यार, आप सीख रहे हैं सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपको देखता हूँ कि मुझे याद है आज भी कि आप रिटायरमेंट के बाद काम ढूंढ रहे थे। हाँ और जी, हाँ याद है ना, मैं सही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छे लेवल पे आपने स्टॉक को पकड़ा है सर, बहुत ही अच्छे लेवल पे। गुड, मुझे खुशी होती है सर कि जो इसको स्टॉक का एस नहीं पता था, वो 6 महीने 1 साल लग गए, उसने सीख लिया इतनी चीजें। और बड़ा खुशी होती है कि आप हर स्टॉक क्लास को अटेंड करते हैं, देखते हैं और नए नए चीजों को ढूंढते हैं। ये बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, अच्छे लेवल पे आपने देखा है सर, अच्छे सपोर्ट पे है स्टॉक। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे ही सीख रहे हैं थोड़ा। नहीं नहीं सर, ठीक है, खुशी मिलती है सर मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष जी। मनीष जी। हाँ सर, एक मैं कह रहा था सर, ये बिग ब्लॉक देखिए ना एक बार। क्या? बिग ब्लॉक, ये BIGBLOC। कौन कौन सा शेयर खरीद लेते हैं सर, कहाँ से नहीं सर, खरीदा नहीं है, ये तो हाँ, हमने किसी से पता नहीं सर। समझा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी का तो भी आपसे नहीं जानता, समझने के फंडामेंटल्स हिसाब मुझे से। नहीं पता। सपोर्ट पे देखेंगे तो बहुत अच्छा अभी, क्योंकि ये मार्केट के साथ ही है मेरे समझ से इसका। ये सपोर्ट लेवल है यानी 102। आज कंपनी 106 पे है। 1 2 4 रुपए नीचे आ सकती है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा इसका, मैं प्लीज आज की क्लास केवल डिफाइनिंग सपोर्ट्स पे दे रहा हूँ। इसका नेक्स्ट सपोर्ट कुछ 90 रुपए के आसपास बनना चाहिए, 90 88 में। ठीक है, वो एक नेक्स्ट सपोर्ट बनना चाहिए। 102 इसका अभी का सपोर्ट है जहां तक ये जा सकती है। उसके बाद कंपनी कैसी है मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने बताया ना, मैं बहुत नई नई कंपनियों पर ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश नहीं करता। रविंद्र कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सैनको गोल्ड अभी मैंने ट्रैकिंग पोजीशन बनाई है इस कंपनी में। फ्रैंको गोल्ड, आपने क्या किया है मुझे नहीं पता। स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ? SEN सर। अच्छा, सेंको गोल्ड आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता। क्या ये कंपनी सपोर्ट पे है? मेरा काम केवल आज आपको ये बताना है कि क्या ये कंपनी का सपोर्ट नेक्स्ट क्या है। तो आज के टाइम पे कंपनी बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, और नेक्स्ट सपोर्ट इसका कुछ यहाँ बनेगा। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ बनेगा एक सपोर्ट, फिर इसका यहाँ भी बन सकता है। ये जो लेवल है, यानी आज ये लेवल है इसका 1100। नेक्स्ट इसका लेवल कुछ बनेगा 990, और नेक्स्ट लेवल बनेगा 850। ये इसके लेवल्स हैं नीचे के। ठीक है संजय जी। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बस एक नॉलेज पर्पज के लिए चाहिए था। डालमिया इंडस्ट्रीज और टाटा स्टील को सर। एक लूंगा, दोनों में से जो आप बोलेंगे वो ले लूंगा। डालमिया इंडस्ट्री सर, बस नॉलेज पर्पज के लिए ही चाहिए। डालमिया, ठीक है, डालमिया भारत। नहीं नहीं, डालमिया भारत नहीं सर, डालमिया इंडस्ट्रीज, शुगर शुगर का है। डालमिया इंडस्ट्री, इंडिया में, हाँ। ठीक है। ये क्या है जी? ये नई लिस्टिंग है क्या? हाँ, नहीं हमको आइडिया नहीं सर, ऐसे ही हम आपको इसीलिए पूछ रहे हैं ये क्या तो है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्या सर्किट सर्किट खेल रहा है स्टॉक तो ये। हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं सर। सर, ये स्टॉक मैंने कभी नहीं देखा सर। मैंने बताया ना, सब हर शेयर को खरीद। हाँ, डालमिया भारत को सब देख रहा है, लेकिन ये वाला कुछ। ना ना, ये कुछ सर्किट सर्किट खेल रहा है। मैं थोड़ा सा देखूं तो आपने क्या ऐसे। नहीं, हम इसमें काम किया था एक बार। हाँ, हम इसमें जॉब करता था पहले, 10 साल पहले। अच्छा। हाँ। कहाँ ये देखिए ना, सर्किट सर्किट मैंने बोला ना, चार्ट देगा। ये शेयर सर्किट सर्किट खेल रहा है सर। ठीक है। और जी सर। इसमें तो 8 मार्च 2021 के बाद ट्रेडिंग नहीं हुई है। जी सर। लास्ट ट्रेडिंग इस स्टॉक में हुई है 8 मार्च 2021। ये कुछ एक्वायर एक्वायर तो नहीं हो गया कुछ? कुछ ऐसा होगा सर, मुझे लग रहा नहीं है। सर, ये नहीं, डालमिया इंडस्ट्री शुगर वाला है सर। हाँ, ये ये कोई तो है दूसरा देख डालमिया रहे हैं। इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट, यही नहीं, ये शेयर है। नहीं, ये नहीं सर, ये नहीं है। फिर तो डालमिया इंडस्ट्री शुगर। इस डालमिया इंडस्ट्रीज के नाम से और कोई शेयर नहीं है। यही एक है ना? शेयर है जो कि 8 मार्च 2021 के बाद इस शेयर में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। नहीं सर, 400 रुपये का शेयर है सर ये। पता नहीं सर। डालमिया इंडस्ट्री शुगर। नहीं सर, ये हमारे पास नहीं आ रहा। नेक्स्ट बताइए सर विपिन। डालमिया शुगर होगा, सर हाँ डालमिया हाँ। शुगर होगा। डालमिया शुगर होगा, कहाँ होगा ये देखिए ना, मेरे पास ये डालमिया भारत आ रहा है। उन्होंने पहले ही मना कर दिया भारत ही डालमिया। होगा सर, भारत ही होगा। हाँ, तो अब उनको नहीं पता तो डालमिया भारत इंडस्ट्री नीचे वाला जो है सर ये। छोड़ देते हैं सर। प्लीज अपने शेयर को ढूंढिए पहले, फिर बताइएगा मुझे। विपिन जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते। अ,
सर शेयर का नाम है अवेन्यू सुपरमार्ट्स डी मार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट। क्या चाहते हैं सर इसमें? सर सपोर्ट जानना चाह रहे थे। सपोर्ट तो सब तोड़ दिया इसने। सपोर्ट है कहाँ इसमें? सर इसीलिए चलिए सर अच्छा। जो लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके क्लासेस सीखते सीखते समझ आ रहा था, बट बार बार ब्रेक हो रहा था, इसलिए बहुत कंफ्यूज था सर इसमें। नहीं नहीं सर देखिए यही तो देखिए मुझसे पूछेंगे तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो बनना चाहिए, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ सीधे। इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनना चाहिए ये लेवल। लेट मी डिफाइन द लेवल। और प्लीज, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो लोग ये लेवल इसका बनना चाहिए उसी के आसपास है कहीं, बहुत ऊपर नहीं है। आज जो है 3400 है, 3000 और ये 3340 ऐसे कुछ सपोर्ट इसका बनता है। ठीक है। फंडामेंटली थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, और कोई बात नहीं, चलता है अगर है तो। ठीक है, सपोर्ट आपको मैंने बता दिया कि क्या है। ओके सर। जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाया हूँगा। अगर मैंने आपकी जी मदद की है, अगर आप लोगों को क्लास थैंक यू सर। अच्छी लगी है, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि ग्रुप पे फीडबैक जरूर लिखिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब भी क्लास हो तो जुड़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। मेरा केवल एक ही पर्पज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद करना। आप फीडबैक अच्छा लिखते हैं तो होता क्या है कि आपके फीडबैक को देख के जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ तो लोग मोटिवेट होकर कुछ उसको देख लेते हैं। मेरा पर्पज़ इस क्लास के माध्यम से केवल इतना है कि लोग अपने पैसे डुबाएं ना। मेरे पास काम बहुत है, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर 10 लोगों के पैसे भी मैंने बचा दिए तो जो आपकी दुआएं होंगी वो मेरे लिए कमाई है। मेरी सबसे बड़ी कमाई आपकी दुआएं हैं, और उन लोगों की दुआएं हैं जो आपके माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे। तो कुछ दुआएं मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दुआएं आप लेने की कोशिश करें। लाइफ आगे बढ़ती रहेगी और हम लोग आगे अच्छे से बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू वेरी यू मच थैंक सर, यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू। थैंक यू so सर। much. थैंक